नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पहले उसको देखो, फिर इस पार्ट पे आओ, आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। मेरा नाम है दीपक और लेट्स बिगिन चैप्टर। सबसे पहले हमने देखा था, उसमें हमने रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया था, है ना। अलग अलग डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले हमने जो क्लासिफाई किया था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। दो चीज़ें देखी थी। अब बायोटिक क्या होते हैं, तो बायोटिक को थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए चीज़ें। देखो, बायोटिक और एबायोटिक होते क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर हैव लाइफ। मतलब ये बायोस्फीयर क्या होता है बेटा, जहाँ पे 3 स्फीयर मिलके बनते हैं, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनते हैं आपके, बायोस्फीयर। जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं बायोटिक, है ना। बायोटिक रिसोर्सेज हैव लाइफ सच एज ए ह्यूमन बींग, फ्लोरा, फोना, फिशर्स, लाइफ स्टॉक। ये सारे किस में आ जाते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज में। ह्यूमन बींग भी किस में आ जाता है, बायोटिक रिसोर्सेज में। फ्लोरा, फोना, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। आपको बायोटिक रिसोर्सेज पता चल गया, विच हैव लाइफ, है ना। बस इतना ध्यान में रखना। अब आपके आ जाते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। क्या होते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है, आपके एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। उसे हम क्या, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं रॉक्स एंड मेटल्स, ये इनमें जान होती है क्या, नहीं होती है। तो क्या हो गए आपके एबायोटिक रिसोर्सेज। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबल। दो तरीके से हमने डिस्कस किया था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल क्या होते हैं बेटा, तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। तो भी हम डिस्कस करते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिमूव्ड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज द रिन्यूएबल। मतलब क्या हुआ, जो रिसोर्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं बार बार। किसकी सहायता से, फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकल प्रोसेस की सहायता से। उसी हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, इसका दूसरा नाम है क्या है, रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। तो आपको रिन्यूएबल ही ध्यान में रखना है, नए नए नाम पे नहीं जाना आपको। तो फॉर एग्जांपल सोलर विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू द कंटिन्यूस और फ्लो, है ना। इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया था। तो आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज पता चल गया बेटा, क्या होते हैं, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। किसकी सहायता से, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की सहायता से। उसे हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोला था सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे क्या हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूस और फ्लो। तो इसको हम आगे देखेंगे, ऑलरेडी मैंने ग्राफ में दिखा दिया है आपको। तो हम आ जाते हैं आगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। मतलब बहुत लंबे समय में ये क्या होते हैं, बनते हैं, बहुत लंबे समय में बनते हैं। मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। ये मिनरल एंड फ्यूल जो हैं वो इसके एग्जाम्पल है। और बेटा ये इजीली अवेलेबल नहीं होते, बहुत लाखों लाखों साल लग जाते हैं इनको बनने में। तो आप इनको बोल सकते हो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। इन मैंने बताया ना, लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको बनने में। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइकलेबल। मेटल तो क्या होता है, रिसाइकलेबल होते हैं। सम लाइक फॉसिल फ्यूल, कुछ होते हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं, कुछ रिसाइकल नहीं होते। अब जब पेट्रोल आपने जला दिया वो क्या रिसाइकल हो जाएगा, नहीं होगा। लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। अब वो क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं उनके यूज़ के साथ। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब मैंने फिर इसके बाद बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। तो ओनरशिप के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मैंने आपको इसमें भी चार तरीके से बताया था।
तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, इंडिविजुअली इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब जो प्राइवेट होते हैं, तुम्हारे खुद के अकेले के, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल। आया समझ में? देखो, दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेट बाय इंडिविजुअल। मैंने बोला दीज आर ऑल्सो, ये क्या होते हैं, एक प्राइवेटली, तुम्हारा खुद का है। अब तुम्हारा घर खुद का है ना, इंडिविजुअल है ना, किसी और का तो नहीं है ना, कोई और बिना परमिशन के आपके रह नहीं सकता वहाँ पे। मैनी फार्मर्स ओन देयर, मतलब उनको बहुत सारे ज़मीनें मिली होती है, गवर्नमेंट ने भी दी होती है ना, उनके पास खुद की बहुत सारी ज़मीनें होती है, उनको उसके ऊपर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। और फिर इन विलेज देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। बहुत आपने देखा होगा गांव में बहुत लोगों के पास बहुत सारी खेती होती है, लेकिन किसी के पास कोई खेती नहीं होती है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, अर्बन लोगों में, शहरी लोगों में जाकर तो उनके खुद के घर होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं, हाउसेज होते हैं, एंड अदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्लांटेशन, और फिर प्लांटेशन, पोस्चर लैंड, पॉन्ड, वाटर इन वेल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें लोगों के पास अपनी प्राइवेट होती है ना। कुछ कुछ के पास अपने कुएं होते हैं, कुछ के पास अपना पॉन्ड होता है, काफ़ी बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। आर सम एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। अब आपको भी क्या करना है, आपके पास भी कितने रिसोर्सेज हैं, आपकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, ओन रिसोर्सेज जो आपके खुद के रिसोर्सेज हैं, तो उसकी आपको एक क्या करना है, सिंपल सी एक लिस्ट बना लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी प्राइवेट चीज़ें क्या क्या हैं। अब हम आ जाते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी मतलब बेटा क्या होता है, पूरा गांव जो होता है ना, मोहल्ला, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज मतलब दे आर द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। मतलब उस गांव को, वो पूरा गांव उस चीज़ को यूज़ कर रहा होता है ना। ऐसा नहीं किसी एक की है, वो सभी ने मिल के बनवाया और सबका है वो। विलेज कॉमन, जैसे कॉमन क्या होता है विलेज में, ग्रेजिंग ग्राउंड है ना, दफनाने की जगह, और फिर विलेज पॉन्ड, तालाब होता है, फिर उसके बाद पब्लिक पार्क होता है, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी ऑलरेडी। और फिर उसके बाद और भी कुछ होती है, देखो थोड़ा, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया आर फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर। जो भी वहाँ पे रह रहा होता है, आपको उसके लिए वो चीज़ें उसके लिए अवेलेबल होती है। तो आपको पता चल गया बेटा क्या क्या बोला मैंने, आपको एक बार वापस बता देता हूँ। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज मतलब जो कम्युनिटी ने मिल के बनाई है, जैसे वहाँ पे जो पार्क है, जो तालाब है, जो कुआं है, लोग खुद मिल के बनाते हैं ना चीज़ें, तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक होता है नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। देखो तो आप सभी नेशंस जो हैं वो बिलोंग करते हैं नेशन को ही, आपकी कोई प्राइवेट नहीं रह जाती। अगर मान लो गवर्नमेंट को कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई रोड बनानी है, अगर आपका घर उसमें आ गया बीच में, तो आपके घर को हटा दिया जाएगा, आपको कहीं और दे दिया जाएगा, या तो आपको उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे, फिर आप जाके जो करना चाहो कर सकते हो। तो ये है, मतलब आप देख सकते हो सभी रिसोर्सेज क्या है, गवर्नमेंट के ही अल्टीमेटली। टेक्निकली अगर हम देखें तो यही लाइन बोल रही है, द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर अ पब्लिक गुड। मैंने बताया ना, अब रोड बनानी है तो कंपनी, गवर्नमेंट के पास है, पावर है कि वो तुम्हारा घर हटा के दूसरी जगह पे, या तुम्हारा या मेरा घर हटा के दूसरी जगह पे हमें दे सकती है, और वहाँ पे क्या कर सकती है, जो उसे बनाना है वो बना सकती है लोगों के लिए। You might have seen road, canal, railways being constructed on a field owned by some individuals। देखा होगा आपने खेतों के थ्रू रेलवे होते हुए जा रही है, सड़क होते जो जा रही है, वो क्या है, किसी इंडिविजुअल की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसे एक्वायर कर लिया। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, अर्बन डेवलपमेंट, उनके पास तो पावर होती है कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, लोगों के हित में होनी चाहिए। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पोटेंशियल विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक आर अप टू। देखो जो ओशनिक, जो ओशन में होता है ना, ये क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल, मतलब 22 किलोमीटर तक तो ओशन का एरिया इंडिया के पास ही होता है ना। और जितने भी वाटर रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती हैं, एंड लैंड होते हैं, जो भी अपने बाउंड्री के अंडर आ रहे हैं इंडिया में,
वो क्या है, सब गवर्नमेंट के हैं। और उसके बाद जो ओशन में 22.2 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल तक, वो क्या होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। तो फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज अ टेरिटोरियल वाटर, मतलब मान लो यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो गया, यहाँ से टेरिटोरियल ज़मीन है, तो यहाँ से लेकर 22.5 किलोमीटर तक, 22.2 किलोमीटर तक ये क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है। आया समझ में, गवर्नमेंट का अपना खुद का, उस देश का खुद का है। तो ये सारे हो गए हमारे नेशन रिसोर्सेज। ये आपको समझ में आ गया नेशनल रिसोर्सेज क्या है। मैंने आपको बता दिया, एक्चुअली सभी कुछ नेशनल ही है, नेशन का ही है, हमारा तो कुछ है भी नहीं। गवर्नमेंट कब चाहे कुछ भी कर सकती है ना। तो ये आपको पता चल गया गवर्नमेंट के कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं जिस पे पूरी दुनिया का कब्जा होता है। दे आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जो रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, नहीं तो ये रिसोर्सेज तो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे, है ना। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical mile of exclusive economic zone belongs to the open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। मतलब क्या हो गया, जो ओशन के अंदर भी लोग घुसते चले जा रहे हैं ना, तो लेकिन उन्होंने क्या बोला, 200 नॉटिकल माइल से आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। अगर उससे आगे आपको जाना है तो आपको उसके आगे जाके आपको वो जगह यूज़ करनी है, तो आपको ये इनसे पूछना पड़ेगा, जो भी आपकी कन्वेंशन बनी हुई है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे लीडर बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिस पे किसी ना इंडिविजुअल का, ना प्राइवेट का, ना इंडिविजुअल का, ना कम्युनिटी का, ना ही नेशन का हक है ना, उसे हम बोलेंगे क्या, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इस पर सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो बताते हैं कि हाँ आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। ये हो गया बेटा क्लियर आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब एक और है, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, जो वहाँ पे मिल रहे हैं, है ना, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया हुआ। देखो रिसोर्सेज जो यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन इनको क्या किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। हमारे पास है तो, लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बोला वेस्टर्न पोर्ट ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan, Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy। ये बता रहे हैं राजस्थान में और गुजरात में हमारे पास जो कोस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी है, उससे हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम डेवलप नहीं कर पा रहे। मतलब हमारी पोटेंशियल तो है, लेकिन हमने डेवलप नहीं किया है। दैट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स। मतलब जो चीज़ हमारे पास है, लेकिन हम उसे डेवलप नहीं कर पाए, यूज़ नहीं कर पा रहे, दैट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट काम करती है। एक होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है बेटा, इसको आपको बता देता हूँ मैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। जिसको हमने सर्वे कर लिया और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमने डिटरमाइन कर ली, अब उसके हिसाब से हम उसको क्या ला रहे हैं, यूज़ में भी ला रहे हैं, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजिकली एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अब ऐसा तो है नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी हम किसी भी चीज़ को डेवलप कर लेंगे। हाँ, हमारे पास वो सस्ता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि महंगी महंगी चीज़ें हम डेवलपमेंट करने लग जाएँ। तो ये चीज़ें हो गई आपकी डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है और आपने उसको एक्सेस भी कर लिया है, और आपका उसकी क्वालिटी भी देख ली, उसकी क्वांटिटी भी देख ली आपने। क्वालिटी मतलब कितनी अच्छी गुणवत्ता का है, और कितनी क्वांटिटी मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है ना। और फिर उस हिसाब से हमने उसको यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ अ डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब होता है, एक होता है स्टॉक्स, materials in the environment which have the potential to satisfy human need but human beings do not have appropriate technology to access these are include। देखो, अब ऐसी चीज़ें जो नेचर में अवेलेबल तो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे
हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी सहायता से हम उसको क्या करें, निकाल सके, उसको यूज़ कर सकें। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, हम उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकली हमारे पास नहीं है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, कि हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उसे निकाल ही नहीं पा रहे। जैसे एग्जाम्पल के इन्होंने बोला वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेज। कौन सी गैसेज है वाटर के अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम क्या कर सकते हैं, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी की तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बट वी डू नॉट हैव रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ दैम फॉर दिस पर्पस। अब देखो हमारे पास वाटर में बहुत सारी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अवेलेबल है ना, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको किस तरीके से यूज़ करें, है ना। क्योंकि देखो ना 70% अगर हमारे पास वाटर है ना, तो इसको यूज़ कैसे करना है ना, कैसे हम अपनी लाइफ में यूज़ करें, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये हो गया, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इसको यूज़ कैसे करें, यही सोच में पड़े हुए हैं। तो होता है स्टॉक, और कुछ होते हैं रिजर्व। रिजर्व में क्या होता है, देखो बेटा सिंपल सी बात है। देखो रिजर्व में क्या होता है, सबसेट ऑफ स्टॉक। ये क्या होता है, सबसेट ऑफ स्टॉक। लेकिन ये क्या होता है, विच कैन बी पुट इनटू द यूज ऑफ द हेल्प फॉर एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। हमको पता तो है ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, टेक्निकली के लिए हमारे पास सहायता भी है, लेकिन हम उसका यूज़ अभी तक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए रख रहे हैं, रिजर्व करके रख रहे हैं। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग अ फ्यूचर रिक्वायरमेंट। मैंने बताया ना आपको, फ्यूचर के लिए रख रहे हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर अ जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बट presently it is being utilized only to a limited एक्सटेंट। मतलब हमारे पास बहुत सारी नदी हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पोटेंशियल मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे अभी तक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दस द वाटर इन द डैम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ द रिजर्व कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। मतलब ये आपको समझ में आ गया, जो हमारे पास डैम, वाटर, फॉरेस्ट हैं, ये सारे क्या है हमारे पास रिजर्व्ड हैं। ये हम फ्यूचर में इनका यूज़ करेंगे, वी विल यूज़, है ना, इन फ्यूचर। तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रिजर्व। जब हमारे पास कमी पड़ेगी तो हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ओ बेटा अब हम आगे चलते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आज हमने ख़त्म कर दिया पार्ट 2, तो पार्ट 1 भी देखो, पार्ट 2 भी देखो, उसके बाद पार्ट 3 पे आना बेटा, तो ही चीज़ें आपको इजीली समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।